गाइज वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। अपन पढ़ रहे थे रिसोर्सेज यूज एग्रीकल्चर का पार्ट 2 है। कृषि से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पिछली क्लास आपने नहीं ली तो वो भी इम्पोर्टेंट क्लास थी। कृषि के प्रकार, कृषि की जो किस प्रकार से जो आर्थिक कारक हैं, भौतिक कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, उन सभी कारकों का डिटेल से नोट्सों के द्वारा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपन ने चर्चा की थी। और यदि आप बीए सेकेंड ईयर में हो या यूपीएससी की तैयारी, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की कर रहे हो, तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यदि यूपीएससी कर रहे हो तो जो रिटर्न पेपर होगा उसके लिए भी, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वान न्यूटन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 चल रहा है अपना, वान न्यूटन का सिद्धांत। जर्मन विद्वान वान न्यूटन कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और इनका जो समय था वो 1783 से 1850 था। ने मॉक्लेबर्ग में फार्म मैनेजर के पद पर कार्य करते हुए अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर 1886 में कृषि भूमि का उपयोग के लिए अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित था। इन्होंने एक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया कृषि के आधार भूमि के उपयोग के लिए, और जो एक तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित था कि जो कृषि से है हमें लाभ प्राप्त हो, किस प्रकार लाभ प्राप्त हो सकता है। पॉइंट है इसमें, यदि आप पॉइंट लगाकर लिखते हो तो आपको फुल में से फुल नंबर, यदि बीए सेकेंड ईयर में हो तो ये नंबर आपके पॉलिटी में आ सकता है 10 नंबर का। तो आप इसे किस प्रकार करोगे तो आपको पॉइंटों में लिखना है। यदि आप देखो, उन्होंने उन नियमों की खोज का साहसिक प्रयास किया जो कृषि समुदाय के मूल्य को नियंत्रित करते हैं तथा भूमि उपयोग के प्रारूप परिवर्तन करते हैं। बेसिक ये कृषि से संबंधित हैं। तो जो कृषि के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो उपयोगी है, भूमि के लिए परिवर्तन करने के लिए कौन सी चीज़ें उपयोगी है, इन सब जो चीज़ों का है उन्होंने खोज की और साहसिक प्रयास किया। वान न्यूटन का सिद्धांत कृषि के उन प्रकारों का विवरण प्रस्तुत करता है जो एक नगरीय बाजार के चारों ओर विकसित होते हैं। कि एक जो नगर होता है उसके चारों ओर बाजार विकसित हो, उस प्रकार का इन्होंने सिद्धांत दिया। डायग्राम के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। पहला पॉइंट देखिए, इसमें एक एकाकी प्रदेश हो जिसमें केवल एक नगर हो तथा उसके चारों ओर कृषि क्षेत्र हो। इनकी जो कंडीशन है कि किस प्रकार से जो है पहला नगर हो और उसके चारों ओर बाजार हो। दूसरी कंडीशन है वह नगर उत्पादित कृषि फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र हो। तीसरी कंडीशन, इस क्षेत्र में भौतिक दशाएं, जलवायु, धरातल, मिट्टी सर्वत्र समान हो और इस प्रदेश में नगर को छोड़कर शेष पृष्ठभूमि में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती हो। और जो पांचवा पॉइंट है अपना, इस एकाकी प्रदेश में परिवहन के लिए केवल घोड़ा गाड़ी उपलब्ध हो। ये जो है वॉन न्यूटन का सिद्धांत, इसमें बताया गया है कि इसमें जो परिवहन के लिए केवल घोड़ा गाड़ी उपलब्ध हो, लेकिन बाद में इसकी आलोचनाएं की गई। वॉन न्यूटन का जो सिद्धांत दिया गया तो उस सिद्धांत का प्रतिज्ञापन देखिए किस प्रकार वो सिद्धांत कार्य करता है। देखो, बाजार मूल्य बराबर उत्पादन की लागत प्लस परिवहन लागत प्लस उत्पादक का लाभ। अतः बाजार से उत्पादन क्षेत्र की दूरी के अनुसार भूमि उपयोग क्रमबद्ध रीति से बदलता जाएगा। उनका यह सिद्धांत केंद्रीय स्थान सिद्धांत कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, कई बार पूछ लिया गया कि केंद्रीय स्थान सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, तो वान न्यूटन का सिद्धांत है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार, मानो ये राज्य है तो ये राज्य का केंद्र है, तो केंद्र से यदि अपन दूर जाएंगे, केंद्र से दूर जाएंगे तो यहाँ बाजार होंगे, बाजार होंगे तो यहाँ कृषि क्षेत्र होगा। ये नगरीय जो ग्रामीण क्षेत्र ये कृषि क्षेत्र होगा। इस प्रकार से ये डायग्राम बनाया गया है।
यदि आप एग्जाम में डायग्राम के साथ लिखते हो तो और डायग्राम के साथ समझते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इसका जो सूत्र क्या है कि किसी कृषक का लाभ 3 परिवर्ती चरों के संबंधों पर निर्भर करता है। 3 चरों पर जो है इसका लाभ निर्धारित। अब सूत्र देखिए कि कौन कौन से हैं। P बराबर V माइनस वर्किट E प्लस T वर्किट मंथ। P का मीनिंग क्या होगा कि कृषक का लाभ, V का मीनिंग होगा वस्तु का विक्रम मूल्य, E का मीनिंग होगा उत्पादन लागत और T का मूल्य होगा मान होगा परिवहन व्यय। किस प्रकार से देखो, प्रदेश के विभिन्न खंडों में विभिन्न फसलों का उत्पादन नगर में बढ़ती दूरी के अनुसार परिवहन व्यय के आधार पर होगा। कि यदि मान लो कि नगरों से दूर फसलों का उत्पादन हो रहा है तो उसका व्यय जो है वो किसके आधार पर होगा, परिवहन व्यय के आधार पर। जो परिवहन है उसके आधार पर उसकी लागत जो है उसको आधार माना जाएगा। अगला पॉइंट है किसी वृत्तखंड में किस फसल का उत्पादन हो यह परिवहन व्यय पर निर्भर होने के साथ फसलों से प्राप्त सापेक्षिक लाभ पर भी निर्भर करता है। उसके बाद है न्यूटन ने अपने सिद्धांत में विभिन्न फसलों के वृत्तखंडों के निर्धारण में सापेक्षिक लाभ तथा आर्थिक लगान के विचार को भी प्रमुखता दी है। और इसका लास्ट पॉइंट है कि आर्थिक लगान वह सापेक्ष लाभ है जो किसी फसल को बाजार की निकटतम दूरी पर पैदा करने से मिलता है। आर्थिक लगान क्या है, आपके क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक लगान किसे कहते हैं। तो आर्थिक लगान वह सापेक्षिक लाभ है जो किसी फसल को बाजार की निकटतम भूमि पर पैदा करने से मिलता है। कि बाजार की जो निकटतम भूमि है वहां पर यदि आप कृषि करते हो तो उससे जो लाभ प्राप्त होगा आपको वो क्या होगा, आर्थिक लगान। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अधिग्रहित या निष्कर्ष। इससे संबंधित जो वन न्यूटन का जो सिद्धांत था उससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो 6 केंद्रीय कृषि पेटियों का इन्होंने प्रतिपादन किया। प्रथम पेटी में क्या है कि यह नगर के सबसे निकट क्षेत्र हैं। मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था उसके अनुसार है कि यह नगर की जो प्रथम पेटी होती है वह नगर के सबसे निकट क्षेत्र होता है जिसमें बाजार के लिए सब्जी, दूध व डेयरी पदार्थों का उत्पादन होता है। ये उत्पाद शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं। कि ऐसे पदार्थ जो शीघ्र नष्ट होते हैं उन्हें बाजारों के समीप किया जाता है, वो आते हैं प्रथम पेटी में। द्वितीय पेटी में क्या आएंगे कि इस पेटी में ईंधन तथा इमारती लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। जो क्या होगा, प्रथम पेटी से जो सामान जल्द खराब होता है उसे प्रथम पेटी में, और जैसे लकड़ी, ईंधन हुई और इमारती लकड़ी, इनका जो उत्पादन है वो द्वितीय पेटी में रखा जाता है। तृतीय पेटी में क्या होता है कि इस पेटी में अनाज उत्पादन होता है, इसमें सघन कृषि होती है। चतुर्थ पेटी में होता है, इस पेटी में भी अनाज उत्पादन होता है किंतु 14% प्रति व चारण भूमि छोड़ी जाती है। पांचवी पेटी जो है उसमें होता है कि यहाँ भी अनाज की खेती की जाती है लेकिन प्रति भूमि का प्रतिशत अधिक रहता है, 33% जो है प्रति भूमि छोड़ दी जाती है। छठी पेटी है, यहाँ पशुपालन किया जाता है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आएगा कि वान न्यूटन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत प्राचीन समय के नगरों के लिए ही उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर घोड़े, गाड़ियों, बैलों की बात की गई परिवहन के लिए। तो वहीं से ही पता चल रहा है कि जो यह सिद्धांत है वो प्राचीन नगरों के लिए ही उपयुक्त है। वर्तमान काल में परिस्थितियां बदल चुकी हैं जिससे घोड़ा गाड़ी का स्थान तीव्र गति परिवहन साधनों ने ले लिया। लोश का कहना है, लोश जो है लोश ने इनकी जो सिद्धांत थे वान न्यूटन का सिद्धांत, उनकी कठोर आलोचनाएं की है। उन्होंने कहा कि लगान पर उत्पादन मूल्य, कीमत तथा पैदावार जैसे अन्य परिवर्तन की खोज की तथा अवस्थिति संभावनाओं को निश्चित करने का प्रयत्न। अब इम्पोर्टेंट आ चुका है आधुनिक सिद्धांत, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें प्लीज़। देखो आधुनिक सिद्धांत को आपको डायग्राम बनाना है, बाकायदा डायग्राम के द्वारा आपको बताया जाएगा। देखो आधुनिक सिद्धांत क्या है कि कृषि अवस्थिति के आधुनिक सिद्धांतों में
प्राकृतिक वातावरण तथा भूमि संसाधन की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को आर्थिक महत्व दिया गया है। किस प्रकार दिया गया है आर्थिक महत्व? देखो, यहाँ पर कॉलम बनाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम बनाए गए हैं। ये मुख्य जो है वो नगर है, और नगर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, नगर का प्रभाव कहाँ तक है? यहाँ तक है नगर का प्रभाव, यहाँ तक। इससे आगे दूसरा जो नगर है उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। देखो, इस प्रकार इस डायग्राम को समझते हैं। आधुनिक सिद्धांत को किस प्रकार से समझेंगे? देखो, पहला जो पॉइंट है इसमें वो देखिए आप, अनुकूलतम प्राकृतिक दशाओं एवं सीमाओं का सिद्धांत। प्रत्येक फसल के उत्पादन के लिए कुछ विशेष प्राकृतिक दशाओं अर्थात विशेष न्यूनतम तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता, मिट्टी में पोषक तत्वों तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य। किसी फसल के उत्पादन के लिए ये दशाएं धरातल पर सभी जगह उपलब्ध नहीं होती, अतः इन आवश्यक दशाओं की उपलब्धता अतः इसमें बताया गया है कि इन आवश्यक दशाओं की उपलब्धता के आधार पर किसी फसल के लिए क्षेत्र विशेष का सीमांकन किया जाता है, और इस सीमांकित क्षेत्र में एक छोटा क्षेत्र ऐसा होता है जहां फसल विशेष के अधिकतम उत्पादन के लिए अनुकूलतम दशाओं की पूर्ति होती है, अर्थात आवश्यक जो प्राकृतिक दशाओं का अनुकूलतम सम्मिश्रण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि यह क्षेत्र अनुकूलतम सम्मिश्रण प्राकृतिक दशाओं का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है अपना वो देखिए, अनुकूलतम आर्थिक दशाओं एवं सीमाओं का सिद्धांत किस प्रकार है? वो देखिए कि प्राकृतिक दशाओं के आधार पर किसी फसल विशेष के उत्पादन के लिए कुछ ही क्षेत्र अनुकूल होते हैं, और परंतु इनमें आर्थिक दशाओं का विचार भी आवश्यक है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक जो दशाएं हैं उनका जो है विचार भी आवश्यक माना गया है, क्योंकि अनुकूलतम आर्थिक दशाओं के क्षेत्र वे होते हैं जहां किसी फसल विशेष के उत्पादन से लाभ प्राप्त हो। आर्थिक दशाओं के क्षेत्र वे होते हैं जहां किसी फसल विशेष से उत्पादन से लाभ प्राप्त हो, कि फसल से अपने को लाभ प्राप्त हो रहा है किसी फसल विशेष से, तो उसे कहेंगे आर्थिक दशाओं के क्षेत्र। अब आधुनिक सिद्धांत का जो है वो सूत्र देखेंगे किस प्रकार है। आर बराबर पी वर्किट एम पी माइनस पी सी वर्किट बंद माइनस पी टी डी। आर का मतलब हो गया आर्थिक लगान हो गया, पी का मतलब हो गया प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, एमपी का मतलब हो गया प्रति इकाई बाजार मूल्य, पीसी का मतलब हो गया प्रति इकाई उत्पादन लागत, टी का मतलब हो गया परिवहन व्यय की दर, और डी का मतलब हो गया बाजार से दूरी, डिस्टेंस। देखिए, अब इसका जो निष्कर्ष निकला है वो क्या है कि बाजार में सघन जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए कई फसलें एक ही क्षेत्र में उगाई जाती है। सामान्यतः कई फसलों के उत्पादन में एक से लागत तत्वों के कारण उनके लिए अनुकूलतम दशाओं का क्षेत्र एक ही होता है, जिससे उनके अवस्थितीकरण के लिए प्रतियोगिता पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करेंगे कृषि प्रदेशों की। तो कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे पहले कृषि प्रदेश देखिए, भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र जिसमें कृषि करने की दशाओं तथा प्रतिरूप में व्यापक रूप से समानता मिलती है, तथा जो समवर्ती क्षेत्रों से विशिष्ट रूप से भिन्न होता है, कृषि प्रदेश कहलाते हैं। कृषि प्रदेश क्या होते हैं कि भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र जिसमें कृषि करने की जो दशाएं प्रतिरूप में व्यापक रूप से समानता मिलती है, तथा जो समीपवर्ती क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से भिन्न होती हैं। और हमारे इस चैनल पर जो है पॉलिटी के, ज्योग्राफी, जीके से संबंधित आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और जीके से रिलेटेड आप वीडियो लेना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो वीडियो डालते ही आपको पता चल जाए। देखो, कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण के जो आधार तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें देखिए कि सर्वप्रथम 1936 में डी हिटलसी ने कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया। अब देखिए वो प्रदेश कौन कौन से थे। कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध, कृषि उत्पादन विधियां, कृषि में पूंजी, श्रम एवं संगठन आदि के विनियोग की मात्रा, कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप, कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण तथा आवास संबंधी दशाएं।
हिटलसी ने भी इनका वर्गीकरण किया है। वो किस प्रकार किया है कि इन्होंने 13 प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। पहला है चलवासी पशुचारण प्रदेश, व्यापारिक पशुचालन प्रदेश, स्थानांतरीय कृषि प्रदेश, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश और व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। ये हो गया आज पूरा लेसन जो है कृषि से संबंधित। रिसोर्सेज यूज एग्रीकल्चर, संसाधन जो कृषि है उसका जो लेसन है वो आज पूरा हो चुका है। 2 पार्टों में है। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, ये पार्ट सेकंड है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट है जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं जो आपकी बहुत ही उपयोगी है। स्वीडन तथा केंगिन है स्थानांतरण कृषि से संबंधित है, वहां पर की जाती है स्थानांतरणशील कृषि। ये पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। सभी देशों में कि कौन से देश में कौन सी कृषि की जाती है। और कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया, तो वो किया हिटलसी। अभी आपने पढ़ा कि 13 जो भागों में उन्होंने सीमांकन किया कृषि का, तो वो आपने पढ़ चुके हैं। वो आप एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा ताकि आप कभी भी भूल ना सको। और ये इम्पोर्टेंट है, 100% आएगा ये क्वेश्चन। और मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोट्स डाल रहा हूँ जो आपकी जो आए। ज़्यादा बाहर चीज़ें डालने से कोई मतलब नहीं है। और जो अपनी जो चीज़ें हैं बुक से रिलेटेड, एनसीईआरटी से जो रिलेटेड हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। सघन निर्वाहक कृषि में किस पर बल दिया जाता है, तो वो दिया जाता है खाद्यान्नों के उत्पादन पर। निर्वाहक कृषि कहाँ होती है, तो निर्वाहक कृषि होती है उष्णकटिबंधीय सघन आबाद क्षेत्रों में। बागायती कृषि कहाँ सर्वाधिक विकसित है, तो वो है इंडोनेशिया में। और जर्मन अर्थशास्त्री जिसने कृषि अवस्थिति का सिद्धांत प्रस्तुत किया वो कौन थे, वो थे लॉश। ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। मैंने पार्ट फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं, उन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बंजारा पशुचारण का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा है, तो उसमें आएंगे उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम तथा मध्य एशिया। ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैप में भी पूछे जाएंगे। तो मैप का जो मैं वीडियो आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें।